हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रूम पे। स्टूडेंट्स, जहां आज हम जीएस पोर्शन में साइंस के केमिस्ट्री बीट से एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले 2 वीडियोस साइंस की हमारी आ चुकी है, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा। अगर आप उन दोनों वीडियोस को देख लेंगे तो उसके बाद आज की क्लास समझने में आपको बहुत आसानी होगी। इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए गए होते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप उन व्यूवर्स का थैंक यू जो है कि बोलना चाहूँगी जिन्होंने हमारे वीडियोस को लाइक किया है और साथ ही साथ कमेंट्स से रिस्पांस भी दिया है। मैं चाहूँगी कि इसी तरह से मैं आप लोगों तक वो कंटेंट पहुँचाती रहूँ जो आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा बीट है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के जब हम एटम्स के बारे में बात करते हैं तो जॉन डाल्टन जी ने हमें एटम के इंट्रोडक्शन दे दिया था और उन्होंने हमें इसके सोचने के लिए, इसको इमेजिन करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज बता दिए। लेकिन उनके एटॉमिक मॉडल पे कुछ दोष थे। कहते हैं ना, जब कोई दोष होगा तभी हम उससे आगे की चीज़ जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो यहाँ पे भी यही बात थी। जॉन डाल्टन ने 1803 में हमें एक एटॉमिक मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो है कि अविभाज्य कण परमाणु भाग लेता है। लेकिन इसके जो शब्द थे अविभाज्य, ये अविभाज्य कण जो थे यही कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ। कैसे? तो इन्होंने कुछ जो हम लोगों के सामने पॉइंट्स रखे थे, उन पॉइंट्स को आगे और अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि परमाणु अगर जो है कि शुरू से ही ये ऑब्जर्वेशन करते हुए आया गया कि परमाणु उदासीन होते हैं, है ना। फिर परमाणु सबसे छोटा कण है। लेकिन हम लोगों ने लास्ट क्लास में परमुक्ता के बारे में, परमाणुकता के बारे में, एटॉमिसिटी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि एटम्स जो है वो कुछ ही एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स स्वतंत्र रहते हैं। बाकी के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, तो जोड़ा बना के 3 लोगों के साथ इस तरह से रहना पसंद करते हैं। और जहाँ ये आपस में मिल जाते हैं उस जगह को, उनके समूह को हम क्या बोलते हैं? जहाँ 2 या 2 से अधिक एटम्स मिल के रहते हैं उसको, उस गुच्छे को हम अणु बोलते हैं, है ना। तो जॉन डाल्टन जी ये नहीं बता पाए थे कि आखिर परमाणु अणु बनाते क्यों हैं। अगर ये उदासीन है, सबसे छोटा कण है, अविभाज्य कण है, तो फिर इसको क्या ज़रूरत पड़ रही है किसी के साथ दोस्ती करने की। दूसरा जो इनका डीमेरिट था वो ये था, इन्होंने बताया कि तत्व के सभी परमाणुओं का गुण समान होता है। एक हद तक ये ऑब्जर्वेशन सही भी है, लेकिन हम लोग आगे के क्लासेस में चर्चा करेंगे कि कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो तत्व तो एक ही हैं, लेकिन इनके अलग अलग परमाणुओं का भार अलग अलग हो जाता है ना। तो ये नहीं बता पाए वो कि ये संभारिक क्या है, यानी एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग क्यों हैं, तो उनको समस्थानिक शब्द दिया गया है, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। और सिमिलरली भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एक कैसे हो जाते हैं, जैसे आर्गन का और पोटेशियम का, दोनों का परमाणु द्रव्यमान एक हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है ना। इन सबों पे वो चर्चा नहीं कर पाए। तो धीरे धीरे साइंटिस्टों ने बहुत ऑब्जर्वेशन किया, फिर उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, जिसमें जो सबसे पहला जो थे हमारे विलियम क्रूक्स एंड जे थॉमसन, इन दोनों ने क्या किया कि एक एनोड और एक कैथोड लिया, कांच की नली में उसको बंद करके जब उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की तो उन्होंने पाया कि भाई इसमें कुछ ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, एनर्जेटिक हैं वो, उनमें मूवमेंट है, और वो जो है कुछ कण हैं जो एनोड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, है ना, कुछ तो क्यों हो रहे हैं। तो हम लोगों ने जाना है फिजिक्स में कि एनोड जो होते हैं उन पे प्लस चार्ज होता है और कैथोड जो होते हैं उन पे माइनस चार्ज होता है ना। तो ये पाया गया कि कुछ कण जो है कैथोड से निकल रहे हैं और एनोड की तरफ आ रहे हैं। वहाँ से ये ऑब्जर्वेशन किया गया कि एटम उदासीन तो है, लेकिन एटम के अंदर कुछ ऐसे कण हैं जिनके अंदर नेगेटिव चार्ज है। और वहीं पे सबसे पहली बार जे थॉमसन ने जो है कि इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी।
इन नेगेटिव पार्टिकल्स का नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स रखा, और ये जो किरणें थी इनका नाम क्या रखा गया, कैथोड किरणें। चूँकि ये कैथोड से निकल रही थी और एनोड की तरफ जा रही थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, कैथोड किरणें। एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट यह है कि कैथोड किरणों में कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इस पे क्वेश्चन बनता है कि कैथोड किरणों की खोज किसने की थी, तो विलियम क्रूक्स एंड जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिकल्स बढ़ते गए, एटम के जो है कि अध्ययन बढ़ता गया एटम्स पे। तो आगे चलकर इसी प्रकार से एक अन्य प्रैक्टिकल किया गया जिसमें धन किरणों की खोज की गई, मतलब ऐसे किरणें जो एनोड से निकल रही थी और कैथोड की तरफ जा रही थी। तो वो धन किरणें थी जो हमें पता है ऑपोजिट चार्ज वाले जो कण होंगे, जो पार्टिकल होंगे, वो दूसरे चार्ज ऑपोजिट की तरफ में उनका अट्रैक्शन होता है। तो इन्हीं प्रैक्टिकल्स हम लोग अभी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें तो अपने कॉम्पिटिटिव लेवल के अकॉर्डिंग से इन शॉर्ट में मेन चीज़ों को निकालना है। तो ढूंढने लायक जो चीज़ है वो क्या है, धन किरणों को गोल्डस्टीन ने खोज की। यहाँ पे एक और जो टर्म आता है कि धन किरणों को कैनाल रे भी बोलते हैं। ये आप लोग इस पॉइंट को याद कर सकते हैं कि कैनाल रे की खोज किसने की, तो गोल्डस्टीन ने की। इसको कैनाल रे इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि ये जो इक्विपमेंट्स उन्होंने सेट की थी उसमें वो कैनल से पार होता था, सुरंग की तरह एक सेटिंग होती है उससे पार होता है, इसलिए उसका नाम कैनाल रे बोला गया। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए कैनाल रे पे कौन सा आवेश होता है, तो कैनाल रे पे धन आवेश होता है। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन से ही आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई जो एटम है उसके अंदर दो प्रकार के चार्ज हो रहे हैं, एक तो नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। तो इन्हीं अध्ययनों से बाद में ये खोजा गया कि जो एटम्स हैं वो परमाणु जो है वो कई प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी मूल कणों से मिलकर बने होते हैं। ये मूल कण क्या है, तो एटम्स पे जितना अध्ययन किया गया धीरे धीरे वो ऑब्जर्वेशन आते गए और इसके अंदर बहुत प्रकार के कण पाए गए, लेकिन उनको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, एक तो अस्थाई और एक अस्थाई मूल कण, है ना। फंडामेंटल जो पार्टिकल्स थे वो एक थे स्टेबल और एक अनस्टेबल जो थे, जो क्षणिक मात्र सूडो कुछ देर के लिए आते हैं उत्पन्न होते हैं। इस पे जो है कि खोज हुई, है ना। तो अस्थाई मूल कण किनको बोला गया, इन तीन चीज़ों को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और जब अस्थायी कणों की बात हुई तो बहुत सारे कण आए, इसमें पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मैसोन, इसके आगे मैसोन में पाई मैसोन, फिर फोटोन, तो बहुत सारे पार्टिकल्स इसके अंदर खोजे गए। लेकिन जनरली जो हमारा पीसीएस तक के एग्ज़ाम में इसके आगे के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, यहाँ तक सफिशिएंट है हमारे लिए। एक छोटा सा टर्म पूछा जाता है एंटी, मतलब ये जो कण होते हैं ये क्या होते हैं, थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होते हैं। ये इधर वाले जो हमारे अस्थाई कण हैं उन्हीं के जितने मास के होंगे, उन्हीं के जितने चार्ज यानी आवेश के होंगे, लेकिन इनसे ऑपोजिट होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन E माइनस है तो पॉजिट्रॉन E प्लस होगा। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है ना, कौन होता है, पॉजिट्रॉन होता है। इसी तरह से प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन, जैसे प्रोटॉन पे P प्लस चार्ज है तो एंटी प्रोटॉन पे P माइनस चार्ज होता है। आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव कभी कभार ये क्वेश्चन मैंने देखा है, क्योंकि इन पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो एक बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा इस पे, तो हमें इतना पॉइंट याद करना बहुत है। न्यूट्रॉन का कोई ऑपोजिट जो है कि एंटी पार्टिकल नहीं होता। न्यूट्रिनो जो है इस पे छोटा बहुत कभी क्वेश्चन बन जाता है कि न्यूट्रिनो जो है ये ऑपोजिट स्पिन वाला होता है ना, न्यूट्रॉन से ऑपोजिट स्पिन। न्यूट्रॉन का जो स्पिन होता है, स्पिन हम लोग क्वांटम नंबर पे भी चर्चा करेंगे इस चैप्टर पे, तो बस हल्का सा ये जान के रखिए कि न्यूट्रिनो पे ऑपोजिट स्पिन होता है और ये न्यूट्रल चार्ज का होता है, इस पे ऑपोजिट चार्ज नहीं होता किसी भी अस्थाई पार्टिकल का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि परमाणु के ये कण बाहर भी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि ये क्षणिक मात्र के लिए अस्तित्व में आते हैं और
कुछ देर के बाद ना तो परमाणु के अंदर पाए जाएंगे और ना ही बाहर। ठीक है, अब हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोगों ने देखा भी होगा, मुझे पता है आप लोग बुक्स स्टडी करते हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ें आपको मिलती हैं, बट हम लोगों को इन चीज़ों को कोरिलेट करके अच्छे से याद कर लेना है कि मूल कण और इनके खोजकर्ता, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इनसे कि मूल कण, इसकी खोज किसने की, है ना, इस पे कौन सा आवेश है या इस पे कौन सा द्रव्यमान होता है, बहुत ज़्यादा। कई बार जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, है ना, यूपीपीसीएस, सभी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट किया जाता है, ठीक है, जिसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने 1879 में की थी। जैसा कि हमें पता है कि उन्होंने कैथोड रे पे एक स्टडी की और वहाँ से नेगेटिव चार्ज को उन्होंने खोजा एटम के अंदर से। कब खोजा? 1879 में खोजा, और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। उसको नाम दिया गया क्या? इलेक्ट्रॉन। इस पे आवेश होता है माइनस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और ठीक इसके ऑपोजिट जो दूसरा प्रोटॉन है, हमें पता है धन रे की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने की। और धन रे की खोज गोल्डस्टीन ने की। दो चीज़ें याद हो जाएंगी हमें कि प्रोटॉन की खोज भी किसने की? गोल्डस्टीन ने की, 1911 में की। और इस पे चार्ज कितना होता है? तो प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन के जितना ही चार्ज होगा, बस दोनों पे साइन अलग अलग होंगे, एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन के जितना ही चार्ज याद रख लेना है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट ये किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। इन दोनों को लॉजिकली ध्यान से याद रखना है। इलेक्ट्रॉन माइनस है, इसकी जो आवेश होगी माइनस में होगी। प्रोटॉन धन आवेशित है, इसका जो आवेश होगा वो धन में होगा, पॉजिटिव में होगा। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? शून्य। हम क्या लिखेंगे? न्यूट्रॉन पे आवेश होगा शून्य। इसी प्रकार से द्रव्यमान से क्वेश्चन थोड़े कम बनते हैं, लेकिन हमें इसको इन्फॉर्मेशन में रखना है, याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कम होता है, वो लगभग होता है 9.108 इंटू 10⁻⁻28। देख के लग रहा है कि ज़्यादा होता है, लेकिन हमें याद रखना है कि इसका जो है कि मास सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखें 10⁻⁻28 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है प्रोटॉन पे होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 और न्यूट्रॉन पे 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों को आई थिंक समझ में आ गया है। हम इस बीट को आप वीडियो स्टॉप करके जूम करें और इनको नोट डाउन कर लें और बार बार रिवाइज करें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। चूँकि परमाणु मॉडल जो हमें पहला दिया था वो डाल्टन ने दिया था, लेकिन अब हमारे पास विभाज्य परमाणु मिल चुका है हमें, जिसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है। तो जब पहली बार परमाणु मॉडल उसके बाद प्रोड्यूस किया गया अर्ली टाइम में, जब हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता चल गया, अभी भी हमें न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं था। जब हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के विषय में ज्ञात थी इन्फॉर्मेशन, तो पहला परमाणु मॉडल जो दिया था एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन, ठीक है, ये किसने दिया था? जे थॉमसन। कहीं पे थॉमसन लिखा हुआ आ जाता है, कहीं पे थॉमसन लिखा हुआ आता है। अल्फ़ाबेटिकल एक छोटा सा जो है कि अलग अलग उच्चारण के अकॉर्डिंग से है, बट हमें ये ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह पे दोनों शब्द आ जाएंगे, थॉमसन भी और थॉमसन भी। तो जे थॉमसन ने जो है कि पहला जो परमाणु मॉडल तब दिया जब हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज्ञात थे। तो इन्होंने जो पॉइंट्स पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं, ये अब आ जाइए टेट सुपर टेट वाले स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये 9th क्लास के सिलेबस से रिलेटेड है ना, कि थॉमसन का परमाणु मॉडल को उसने किस चीज़ से कंपैरिजन किया था, किस चीज़ से इसकी तुलना की थी। तो थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल की तुलना या तो क्रिसमस केक, उन्होंने बोला कि परमाणु एक क्रिसमस केक की तरह है, या फिर उन्होंने बोला एक तरबूज की तरह है। दोनों ही वर्ड्स उन्होंने यूज किए थे। वाटरमेलन, है ना, वाटरमेलन शब्द का उन्होंने प्रयोग किया,
जिसमें बोला कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरी तरह से इस तरह से स्फीयर के रूप में फैला हुआ है, और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, है ना, पॉजिटिव चार्ज इस तरह से फैले हुए हैं और इलेक्ट्रॉन इसमें, जैसे मान लीजिए वाटरमेलन के अंदर बीज धंसे हुए होते हैं या क्रिसमस केक के अंदर ड्राई फ्रूट्स धंसे हुए होते हैं। थोड़ा सा दोनों के टेस्ट को याद कर लीजिए, दोनों ही खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, चाहे तरबूज हो चाहे क्रिसमस केक हो। आपको परमाणु मॉडल याद हो जाएगा थॉमसन का, है ना। इन्होंने बताया कि स्फीयर फैला हुआ होता है पॉजिटिव चार्ज का और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं, और ये जब धंसे होते हैं तो इनका द्रव्यमान बिल्कुल बराबर भाग में जो है कि फैला हुआ होता है, स्प्रेडेड होता है, समान रूप से द्रव्यमान का वितरण होगा, और इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे चार्ज में जितना कि प्रोटॉन होगा। यानी कि इस स्फीयर का और ये जो नेगेटिव चार्ज इसमें धंसे हुए हैं, इन दोनों का जो चार्ज आवेश होगा वो इक्वल होगा, जिस कारण से ये दोनों एक दूसरे को उदासीन करके रखे रहेंगे, अतः परमाणु उदासीन होता है। थॉमसन ने बताया क्या कि परमाणु कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। कैसे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को आपस में उदासीन करके रखे होते हैं, ठीक। लेकिन इनके अंदर भी बहुत सारे डीमेरिट्स निकल गए कि इन्होंने उदासीन होने का कारण नहीं बताया। बस ये कारण काफ़ी नहीं था कि ये वैद्युत जो है कि रूप से उदासीन क्यों होता है ना। तो जैसे जैसे हमें पता है साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी स्टडीज़ चलती रहती हैं, और मैं चाहती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर भी इस तरह की क्वायरीज आती रहें ताकि वो नई नई चीज़ों को ढूंढें, और हम वादा करते हैं कि हम आपको उन नई नई चीज़ों के क्वेरीज का सॉल्यूशन देंगे। हमारे चैनल्स में आप देख रहे होंगे कि करंट अफेयर्स, है ना, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर्स आपको दिए जा रहे हैं। ये आपकी क्वेरीज को बढ़ाने के लिए हैं, और मैं चाहूँगी कि आपके अंदर की क्यूरियोसिटी और बढ़े। आप इंस्टाग्राम के लिंक से और सर के जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको अब डिस्प्ले अवेलेबल करवाया जाएगा, उसके माध्यम से आप अपने हर क्वेरीज को हमसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके आगे हम चलते हैं कि भाई इस पर डीमेरिट्स जब आ गया तो अब बात आएगी रदरफोर्ड। रदरफोर्ड बहुत इम्पोर्टेंट, और इससे क्वेश्चन इस मॉडल से सबसे ज़्यादा इस तरह से बनते हैं कि रदरफोर्ड वो व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु के न्यूक्लियस की खोज की, नाभिक, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा परमाणु के नाभिकीय मॉडल के जनक कौन थे, इनमें से किसने परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया था, नाभिक की खोज किसने की थी। अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सबका जवाब एक है, कौन, रदरफोर्ड, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से याद रखेंगे। कुछ मेन पॉइंट्स इसमें और हैं जो याद रखने होंगे हमको। रदरफोर्ड ने एक प्रैक्टिकल किया, उन्होंने अल्फ़ा किरणों का प्रयोग किया। अल्फ़ा किरणें क्या है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अल्फ़ा, बीटा, गामा, 3 प्रकार की किरणों से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना जानते हैं, अल्फ़ा किरणों को उन्होंने पास किया था जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फ़ा किरणों पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव आवेश होता है ना। और इसमें इन्होंने सोने की पन्नी का प्रयोग किया था, सोने की पन्नी का प्रयोग किया था इस प्रैक्टिकल को करने में। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये दोनों शब्द भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि भाई रदरफोर्ड ने जो परमाणु के नाभिकीय मॉडल का सिद्धांत दिया था वो उसमें उन्होंने कौन सी किरणें पास की, और ये जो रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल, नाभिकीय मॉडल दिया था, उस पे उन्होंने किस धातु की पन्नी का प्रयोग किया था। तो किस धातु की पन्नी का प्रयोग किया था, सोने की धातु की पन्नी का प्रयोग किया था, क्योंकि सोने की धातु में डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप इसको पीट के, मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी मतलब खींच के लंबी तार बनाना, मैलिबिलिटी यानी आघातवर्ध्यता, यानी कि इसको पीट कर बहुत पतली चादर बनाई जा सकती थी। तो जब बहुत पतली चादर, इतनी पतली चादर बना दी गई इसकी कि अगर हम इमेज करें कि इस तरह से उसके अंदर एटम सेट हैं, तो जब इनमें अल्फ़ा रेज को पास किया गया, अभी हमने पढ़ा अल्फ़ा रेज पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जैसे ही हम लोग मान लेते हैं एक परमाणु है ये, है ना, इनमें अल्फ़ा रेज पास किए गए,
तो जब इनमें अल्फ़ा रेज पास किए गए तो ऐसा पाया गया कि जब हम लोगों ने बहुत सारे अल्फ़ा रेज पास किए तो कुछ रेज तो बिल्कुल सीधे सीधे निकल गए, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिल्कुल भी अपने जो लाइंस थी उनसे डिफ्लैक्शन हुआ ही नहीं उनका। जबकि कुछ रेज ऐसे थे जो इस तरह से डिफ्लेक्ट होते गए, है ना। जब ये डिफ्लेक्ट होते गए तो वो अब उसी दिशा में वापस नहीं आए, लेकिन अब उनका एंगल 180 डिग्री का नहीं बन रहा था, वो इधर उधर भाग रहे थे। और कुछ किरणें, मतलब 100 में से 1000 में से एक किरण ऐसा था जो जिस दिशा से उसको भेजा गया है उसी दिशा में वापस आ जा रहा था, है ना। तो इससे रदरफोर्ड ने ये पाया कि भाई एटम का मैक्सिमम जो स्थान होता है वो खाली होता है, इस कारण से जो है कि रेज सीधे पास हो गए। दूसरा इन्होंने बताया कि कुछ ऐसा चार्ज है अंदर में जो इन धन आवेशित कणों को डिफ्लेक्ट कर रहा है, रिपल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, इस कारण से वो अपनी दिशा से भटक रहे हैं। तीसरी बार में ये बात यहाँ तक पहुँची कि ये किरण जाके किसी ऐसे सॉलिड स्थान से टकरा रहे हैं जहाँ से जिसको ये भेद नहीं पा रहे हैं और वहाँ से वापस आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सॉलिड जगह थी इसका बहुत ही कम रेशियो था, ये साइज में बहुत ही छोटा था। तो ये साइज में कितना छोटा था, एटम से बहुत ही ज़्यादा छोटा, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, न्यूक्लियस या नाभिक या परमाणु का केंद्र, ठीक है। तो चूंकि उन्होंने इस परमाणु के केंद्र की खोज की थी इसलिए इसका नाम रखा गया नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, ठीक है। अब इसके आगे क्या था, इन्होंने भी बताया कि परमाणु जो है नाभिक में धन आवेश होता है, क्योंकि धन आवेशित कण को अल्फा किरण को वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो यानी कि इस पे धन आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो इसमें विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं, लेकिन इनका भी प्रिंसिपल यहीं पे था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं, जिस कारण से परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। क्लियर। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। लेकिन इन्होंने कुछ बातें जो बताई कि जैसे इन्होंने ऑर्बिट की खोज की, ऑर्बिट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया हमें, कक्षा के बारे में, केंद्र के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया, नाभिक के बारे में, ये सब तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन इन्होंने अपने प्रिंसिपल में एक और बात कही कि ये जो नाभिक है इसके चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो घूमते घूमते एक्सीलरेट होता है और अपनी एनर्जी को खोता जाता है। अगर वो अपनी एनर्जी को खोता जाएगा, सपोज दैट कि हमको एक फील्ड में बार बार राउंड राउंड घूमने के लिए बोल दिया गया, तो हम अगर घूमते घूमते अपनी बार बार दौड़ रहे हैं हम, तो हमारी एनर्जी अगर एक्सीलरेट हो रही है तो एक समय ऐसा आएगा कि हम बेहोश होकर गिर जाएंगे, है ना। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी ये इमेजिन किया गया कि भाई रदरफोर्ड के प्रिंसिपल के अनुसार से अगर इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपनी एनर्जी एक्सीलरेट कर रहा है, एनर्जी को छोड़ रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो आकर टकरा जाएगा नाभिक में, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ख़त्म, जो नाभिक परमाणु है वो ख़त्म हो जाएगा, अगर इस प्रिंसिपल को हम मानते हैं तो यही परमाणु मॉडल का दोष था रदरफोर्ड के, कि उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वो अपनी एनर्जी को एक्सीलरेट करते हैं, वो अपनी एनर्जी को छोड़ते हैं, ठीक है। तो इनके आगे फिर एक नया मॉडल लाया गया, बोर मॉडल, जिसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि बोर मॉडल एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, अलग अलग वेराइटीज़ में बनते हैं। तो अगर हम अभी उन पे चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है शायद ज़्यादा हम लोगों को स्पेस नहीं मिल पाएगा उनको समझने के लिए, है ना। तो हम लोग आज की क्लास को रिपीट कर लेते हैं कि भाई हमारा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का दोष ये था कि परमाणु क्यों अणु बनाते हैं नहीं पता था। इन सभी प्रैक्टिकल्स को आगे बढ़ाने के लिए, इन पे शोध करने के लिए कैथोड रे की खोज की गई, जिसको विलियम क्रूक्स एंड जे थॉमसन ने की। धन किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने की, और यहीं से निकला कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की,
प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। और जब हम लोगों को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता चल गया, तब हम लोगों के पास 2 मॉडल आए, जे थॉमसन और रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के मॉडल को नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। और इस मॉडल पे अल्फा किरण, इस मॉडल का जो प्रैक्टिकल किया गया था, अल्फा किरणें पास की गई थी सोने की पन्ने की धातु, सोने से बनी धातु जो होती है उसकी पन्नी पे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमें अपने कॉम्पिटिटिव लेवल जो क्वेश्चंस थे बहुत कुछ यहाँ पे मिला। मैं चाहूँगी कि आप इसे एंजॉय करें, इसे रिकॉल करें, अच्छे से ध्यान से पढ़ें, समझें, और किसी भी प्रकार का कोई क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।